किसी तकनीकी त्रुटि से मैं ऑफलाइन हो गया था। अ, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मित्रों नमस्कार। खेद है कि तकनीकी त्रुटि से मैं ऑफलाइन हो गया था। यदि मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही हो तो कृपया सूचित करें। अर्पण जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहुत धन्यवाद। जयश्री पुरवार मैडम ने बताया है कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैं आपके समक्ष जो रचना प्रक्रिया से संबंधित बातें निवेदन कर रहा था। बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत दिलचस्पी से उसे सुना। अब अथर्वा के ही कुछ अंशों के माध्यम से मैं पुनः आपकी अनुमति से पाठ प्रारंभ करता हूँ। इसमें मैं अथर्वा के ही कुछ अंशों का पाठ आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे उसकी अनेक शैलियों का कुछ स्वाद यहाँ पर लिया जा सके। अनुमति है? चलिए। अथर्वा की जो पहली ही पांडुलिपि है, जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, उसमें से एक कविता हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि तात्नियम जो ग्रह था, वहाँ पर बुद्धि के विकास के कारण ही तारक युद्ध हुए और उसका विनाश हो गया। उसी की स्मृति, उसी का एक रेट्रोस्पेक्टिव विवरण कविता में स्वयं अथर्वा प्रस्तुत करते हैं। वह कविता हिरण्यगर्भ जो पहली पांडुलिपि है, उसकी 7वीं कविता है। इसका उपशीर्षक है तात नियम पर प्रलय। ये आपके सामने प्रस्तुत है। ध्वंस है विराट यह, अकस्मात संहारक धुओं के, गूढ़ नील में विद्युत की चकाचौध घोर ध्वनि करती, अपराजित प्रक्षेपास्त्र पलट कर टूटते हैं एक दूसरे पर उत्कट प्रलयंकर। महावायु करती है विक्षुब्ध गर्जना, टूट रही दिशाओं की मर्यादा। विकिरण से उतर गई है सबकी त्वचा, भून दिए गए हैं सभी इस दाहक अनल में। क्षितिज ने औचक ही उगला है बड़वा अनल, जिसके भीतर से उठकर हाहाकार करती ज्वाला मालिनी उच्छ्वास भरती। गोदी में लिए हुए शिशु एक देखती है निर्निमेष। फूकती है आवाज एक हिरन की, सृष्टि के भीषण ताप से जाने कैसे बचा हुआ ऐंठ कर। छटपटाता एक आम्र पल्लव, सृष्टि के भीषण ताप से जाने कैसे बचा हुआ ऐंठ कर। छटपटाता एक आम्र पल्लव, फड़फड़ाती है पंख जली एक उद्भ्रांत तितली। और मैं देखता हूँ कि एक चमकीली बूंद ओस की फिसल रही है। उद्दीप्त लावे के पास से गुजरकर सूख कर हवा हो गई जो। फूलों के पराग निचुड़कर हो गए हैं कीचड़, जल गए हैं पर्वत पठार समुंदर, सूख कर उकठ गई हैं नदियाँ। टूट गए हैं विद्यापीठों के कलश और मंदिरों के गर्भगृह, पिघल कर बह गया है जीवन संगीत। एक रौ रौ अजगर सरीखा पसर कर आ गया है बीचों बीच केंद्र में।
जले हुए खंडहरों के नगर, सूनी बावड़ियों में झांकते हैं मलिन मुख। कंकाल यह भूतन, लुप्त हो गई है सत्य की महज ज्योति, कमनीय सर्वदा के लिए। ग्रहों को बांधती है शक्ति जो केंद्र में, वही अब टूट कर छितरा गई है। ग्रहों को बांधती है शक्ति जो केंद्र में, वही अब टूट कर छितरा गई है। अलात चक्र घूमते हैं चतुर्दिक, कट कर जल गई है हाथियों की सूंड। सांसों में भर गया लहू, टांगें क्षत विक्षत। चारों ओर युद्ध के कबंध, चल रहे तोपों के गोले फेंकते, दागते अपने से भिन्न मतवाद पर। एक साथ जल गई हैं धानों की सुनहली बालियां। आकाश है धुआं धुआं, धूमकेतु चलते हैं एक साथ। आकाश है धुआं धुआं, धूमकेतु चलते हैं एक साथ, विच्छुरित करते हुए तप्त भू। निकलती है मुंह से आग कृत्याओं की, वे दाढ़ों में चबा रही हैं शिशुदल। खौल रहे ऊर्ध्वगर्त सभी समुद्र, जिनसे हनहनाती निकलती है भाप। चढ़ रही है आकाश की ओर भैरवी के लहरीले अलक्सी। टूटकर पर्वतों के शिखर ढह गए हैं, भर गई हैं लोथड़ों के साद से सदा नीरा नदियां। ध्वस्त हुआ सूर्योदय विरल सा, ध्वस्त हुआ सूर्योदय विरल सा। घिर गया सूर्यास्त सिमटकर, रात के भीतर चिचियाती लहरों में उत्तप्त उबल गए हैं महामत्स्य महाकच्छप समुद्री महाव्याल जलशरभ। सूस दरियाई घोड़े और मगरमच्छ हो चुके हैं स्वाहा। वाडवाग्नि में फूतकार करते जल रहे हैं गहन तिमिंगल शव, जिनके फूल कर उतरा रहे हैं काली डरावनी लहरों पर। डर कर चिघाड़ करते पटक कर दिशाओं को नीचे कुचलते हुए पैरों से भाग रहे हैं दिक्पालों के मदोन्मत्त हाथी। सूर्य के रथ से छीन कर बलगाएं कूद गए हैं सप्ताश्व। भाग कर जलती अयालों वाले सिंह शावक दहाड़ मार रो रहे निरंतर। शेषनाग झटक कर सहस्र फण अग्नि के फूतकार मारते, पूंछ उठाए भाग रही आर्तनाद करती हुई गायें। जल गए हैं मोर पंख, टूट गए हैं हुदहुद के पंख। कौवे करते हुए कांव कांव उड़ते हुए गिर रहे नीचे, गिद्धों के जलते हुए ढूह एक क्रंदन में। पेड़ जल गए हैं उलूक शिशुओं के साथ साथ छोड़कर, जिनको उड़कर भस्म हो गए उनके जनक और जननी। महाद्वीपों पर पसर गई है धूल और राख, चुंबकीय बलों के छूट गए हैं ध्रुव बिंदु। चारों ओर दिन रात हाहाकार, जमीन के भीतर से भूकंप उछल कर लपक रहे आसमान। चीत्कार करते हुए उखड़ गए हैं सभी जंगल हवा में। टूटी हुई डालों की नोक पर लटक गई है मृत्यु काली धारदार। निकट से विस्फोटित परमाणु अस्त्रों के महादर्प विकिरण उगल रहे आकाशचर हुताशन। हिल रहा हमारा तातनियम, टूटकर बिखर रहे हैं चेतना के मूर्त भ्रांत खंडहर। चेतना के मूर्त भ्रांत अहंकार, बिलख रही स्त्रियां इस उदय ज्वाल में घिरकर। धीरे धीरे फैल रही है अंधियारी रात, सूझती नहीं आंख को आंख। चारों ओर छा गई है वनानल की राख, गिर गिर पछताती है मूर्छित वसुधा। यही है ज्ञानेंद्रियों की एकत्र पराजय, मानवीय बुद्धि की दुखद पराजय। देखा है, सबने देखा है, बच नहीं पाएगी सृष्टि यह। कविगण आप कुछ बताएं, आज जाना चाहता हूँ
मन के निगूढ़ अंधकार में। जागरण विवर्जित होगा जहां पुष्कल अज्ञान चेतना पर झुका। जागरण विवर्जित होगा जहां पुष्कल अज्ञान चेतना पर झुका। दुख और दुख और दुख ही बचेगा ध्वंस मूल सर्वदा। जिस तरह की कविता ये है उसमें संवाद शैली का काफ़ी प्रयोग किया गया है। इसका जो दूसरा खंड है जिसका नाम दूसरी पांडुलिपि है, उसका एक अंश जो डायलॉग है, डिस्कोर्स है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है इतिहास जन। दीर्घतमा कह रहा है, उठ आई हैं हवाएं एक झटके से, किसी अनाम अनपहचानी विपत्ति सी, मानो झिझोड़ कर समय की सुनहली शाखों को इस आदिम युग का एक अध्याय लिख रही हूँ। कल्पहीन शिराओं का भूलेख, धरती का विशद जीवन हिंसक फलों को पाने को अक्षरों को कीलित कर रहा है। अथर्वा, इतिहास का नाम है जटिलता जिसका अर्थ नहीं खुल पाता है। कभी नए ब्रह्मांडों के उद्भव सी अंतहीन घटनाएं पीछा करती हुई सो जाती हैं। निचाट सुन्न इतिहास निद्रा के उस अद्भुत समय में जिसमें देखते देखते हजारों साल बीत जाते हैं, रह जाती हैं प्रतीक्षा में पड़ी हुई घटना कुमारियाँ, जमी हुई संवेदना की बर्फ में लोगों की सांस सी। डर जाता हूँ मैं अचानक, मेरी पकड़ से बाहर सरकता है मेरा समय। यह पुरावृत्त घेरता है मुझे एकांत में, मैं टूट कर बिखर जाता हूँ। अधडूबी कराह सी दिख जाती है संस्कृतियों की अचेतन चीख। मैं तब फैल कर कान हो जाना चाहता हूँ और उसी के भीतर मेरी आँखें खोजती हुई भटकती हैं। अथर्वा, तुम भी सो जाओ अपनी भाषा के समय में, शब्दों के इतिहास खुलेंगे अंधलिपि की तरह। जब कोई शक्ति पुकारे शंख बजाती हुई, तुम उस नींद में जागते हुए प्रतीक्षमाण रहना, सुनते हुए हल्की फुसफुसाहट अपनी व्यंजनाओं की। भाषा के धीरज से ही फूटता है निगूढ़ अर्थ, लेकिन तुम्हें खोजना होगा अपनी भाषा का अर्थ, नहीं तो शब्द तुमसे बाहर जा पड़ेंगे और गिर जाएंगे और प्रतीक्षा भी बेकार चली जाएगी। तुम करो प्रतिकार इस घटनावर्त संकुल का, देखो कितनी निर्लज्जता से भागता है समय। संस्कृतियों के शिलालेख भयभीत मुंह छिपाए घूम रहे हैं वागछल में मुखौटा लगाए हुए। किसी को तो उत्तर देना ही होगा। यह जो चीख देखी है तुमने दृश्यविहीन, यह आने वाले समय का सच होगी। मिलेंगे इतिहास के पन्नों में रोते हुए लोग, बड़े लोग, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं होगा, होगा आर्तनाद ही भयंकर। दीर्घतमा, किंतु संस्कृतियों का प्रतिकरण करते करते इतिहास जन बधिर और मूक हो चले हैं। अर्थ के एकांत वियोग में हवाओं ने रुदन प्रारंभ कर दिया है। जिन वैचारिक ध्रुवांतों से गढ़ा जा रहा है यह पूरा वृत्त आदिहीन, लगता है कल्पक इसका नहीं है कोई। हाँ, कल्पक नहीं है कोई अथर्वन। आती है नींद मुझे अपने ही सृजन में। हम एक ऐसे घोर बियाबान में चांदनी रात को परछाई पकड़ने चले हैं जब हमारा मूल स्वत्व ही खो चुका है और इस बीहड़ दुर्गम महावन में चौराहों के गंतव्य अतर्क्य दिशाओं में खो जाते हैं। अथर्वन, इतिहास भी कैसा भयावह, समुद्र जैसा अकल्पनीय एकांत जल ढोता चुप चुप चेतना के अंधकार में फैलता हुआ लगता है। सभ्यताओं के जहाज खड़े हैं घात लगाए, इस व्यथा के घोर निर्जन में
कोई किसी का नहीं होता। उड़ते हैं सारे पंछी इस जहाज से बाहर और खोजते हैं दिशाएं चिर परिचय की, पर पंख थके वापस वहीं लौट आते हैं हम इतिहास के मूक जन। अभी सुनी नहीं आपने अश्वारोहियों की पदचापें, रौंदने को बढ़ी आ रही हैं इधर ही घोड़ों की टापें, घोड़ों की टापें, घोड़ों की टापें। क्या करें भाषा की नींद से अर्थ में जागें, बताओ जल्दी बताओ अब हम क्या करें। इस सारे परिदृश्य से बाहर यह जीवंत इतिहास एक मरियल बैल सा मुंह से झाग फेंकता सा लगता है, हम कहीं सब कुछ से छूट न जाएं। मुझे भय है अथर्वन मुंह फाड़े व्याघ्र सा यह दूसरा इतिहास हमें लील न ले कहीं। और क्या इतिहास के अभिजन प्राचीरों से घोषणा नहीं कर रहे, सुना नहीं तुमने, देखो उनके वैतालिक आवाज आती है, सावधान अपनी रक्षा करो स्वयं, हम भागी नहीं हैं किसी अघटनीयता के क्रम में, जाओ अपनी शरण लो, बच लो जो जहां भी बच सको। इन पंक्तियों को आप वर्तमान समय से भी जोड़ सकते हैं, ये आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। सावधान अपनी रक्षा करो स्वयं, हम भागी नहीं हैं किसी अघटनीयता के क्रम में, जाओ अपनी शरण लो, बच लो जो जहां भी बच सको। सुना नहीं तुमने यह व्यक्तिगत मामला बन चुका, सिर्फ परकोटों और धान्यागारों को भरने के लिए ही उपयोगी हैं इतिहास जन, शरण्य हैं कलाविद मात्र तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाने को, एकमात्र बस वे ही मूल्यवान शरण्य हैं न जाने। अथर्वा शांत, एक स्वर अभी बाकी है, चाहो तो चीख कह लो, उसे देखा भी है तुमने, वह केवल बाहर ही नहीं वह आत्म की भी दुर्दम पुकार है, जो उठती ही रहती है बार बार स्वप्नावेश में, प्रतिकार करती तोड़ती है मायावी विस्मय, लगता है सब कुछ वसुधा कुटुंब यह निर्मम। इतिहासों से नाता मत जोड़ो, क्योंकि इसकी क्रूरता तुम्हें अनंत काल तक तड़पाएगी, और विषाक्त हवाओं में सांस लेते हुए तुम अचानक ही घृण्य हो जाओगे। जानते हो करुण नहीं होती है अहमता, और यह भी कि शक्ति का पराभव विकास का पराभव नहीं होता, यह तो जागतिक निष्पादन है काल का, उसका गमन पथ ही यही है। संघर्ष की आत्मावान भूमि है श्रेयस्कर, जिस पर युद्धरत व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, फलासक्ति से दूर उपयोज्य चैतन्य सा, किंतु अनासक्ति बारंबार विरत करती है उसे इतिहास जन की नियति में सविनय प्रविष्ट हो इतिहास गति को बदलती। इतिहासों का सारांश धीरे से भरता है चेतना के पात्र को, यद्यपि प्रिय कर्म का आकर्षण दिन रात ऐसे प्रतिश्रुत इतिहास का वाहक है, किंतु प्रकृति के इस अप्रयोज्य खेल में तुम क्या हम सभी बालवत विचरते हैं। यद्यपि इतिहास स्वयं करता नहीं है, किंतु उसकी आत्मा काल की ही प्रतिभा है, उस एकीकृत काल की जिसकी प्रतिष्ठा का आयोजन स्वयं यह महाप्रकृति रचती रहती है। चेतना के अंतर विरोध ही लिखते हैं सही इतिहास अनजाने, जनमानस के परिवर्तन संस्कृति की व्याख्या से रचते हैं अपनी आकांक्षाओं के विशाल रूपक, और संघर्ष भी करते हैं उसी के लिए। पक्ष प्रतिपक्ष की द्वंद्वात्मक सत्ताएं रचती हैं अपना अपना इतिहास, भौतिक सत्यों से बार बार टकराती हुई चैतन्य की आत्मावान भूमि पर टिकी, जो सबसे पहले उनके स्वार्थ से जन्म लेती है। और देखो तमस, पीछे मुड़कर देखो, जिन अश्वारोहियों की टापें सुन रहे थे तुम, गिन रहे थे तुम, वे तो इन नगरों को रौंद कर लौट चुके कब वे हमारी ही चेतना में घुल कर जा चुके। चीख बस बची रह गई है जमी हुई अंधलिपि सी। जब भी संवेदना की वत्सल पुकार लगाओगे,
बेकल गायों सी भाषा तुम्हारी ओर दौड़ेगी, तुम्हें फिर भी खोजना होगा अर्थ अपनी ही निद्रा में जागकर, समझे। दीर्घतम। जा चुके चारों ओर जल रही हैं फसलें, आसमान जल रहा, पशु अफराए भाग रहे जिधर किधर भी, विकल होकर मर्यादाहीन अतिचरण से टूट रही है यह संस्कृति भी। क्या जाने हम कहाँ हैं इस महावन में, अथर्वा भाषा तुम्हारी अनासक्ति पथ की समझ से दूर छिटक जाती है, तत्सम व्याख्यानों के जो तुम बनाते हो अरण्य, दूर जा रहते हैं वे समय के इस अनिवार्य तद्भव लोक से। उलझी निरीहताओं में समय की झाड़ियों में फंस गई है सींग इतिहास की, इसे सुलझाने का मार्ग तो बताओ। अथर्वा इतिहास का मर्म इतिहास में ही बंद है, लेकिन घटना चक्रों के प्रेरक बल ही छूटने का मार्ग भी बताएंगे। संकलित करनी होगी आस्था समय की, अर्थ में खोजना होगा मर्मांतक जीवन, पर सको तो जान लो हम निष्प्रयोजन ही जीते रहते हैं। अनुभव भी कहाँ है हमें उस महाजीवन का, जो धारा के सातत्य में प्रवहमान होता है। इतिहास स्वयं नहीं है धारा, वह अनेक धाराओं का एकत्र बहाव है समुद्रवत, निरंतरता का स्खलन जो काल की छाती से प्रतिक्षण होता है। न वह प्रेम है और न ही मुक्ति अपने स्मृत प्रसारशील अतीत से। हम चाहें या न चाहें, माने या न माने, हम भी उस धारा की एक व्यक्त बूंद हैं। प्रवाह को आकुल करने हम गिर ही पड़ते हैं किसी क्षण पक्ष प्रतिपक्ष बनकर। तटस्थता यद्यपि कोई शब्द नहीं है, मात्र यह वंचना है वंचना। किसी एक तट पर पड़े रहना, दूसरे तट की प्रत्याशा में चुपचाप जीना है, या स्वयं उस धारा का विकल्प बनना है। यह होने ही लगता है अपने आप, दबाव जिसका फैलता है चेतना पर अचानक। हम इतिहासों के अणु हैं, होते ही हैं सामान्यतः, और यदि कहो कि बदलने का क्रम भी इतिहास में गड्ढमड्ढ हो जाया करता है, और इतिहास का पहिया कभी घूमने लगता है प्रतिक्रमण करता, तो उसे भी जान लो वह भी महाकाल की ही गति है। उसका विचक्षण विभव है, मानवीकरण होता है कभी कभी उसका सहसा। इतिहास को चुनौती देने वाली प्रतिभा वह भी इतिहास के भीतर से निकलती है, पर प्रतिज्ञा भिन्न होती है उसकी। वह है प्रज्ञावान व्यक्ति की जीवंत ऊर्जस्वित मनस्वी साधना, किंतु जिसके प्रत्येक ऊर्ध्व संकल्प में महाकाल स्वयं ही नियंता होता है। यद्यपि वह इतिहास का ही वैभव है महत्तम, किंतु स्वयं इतिहास उसे नहीं जानता। वह है ब्रह्मांड की नाभि को बदलने वाला, किंतु वह समांतर कल्पक मात्र व्यक्ति नहीं होता है। वह युग पुरुष उस संधि पर अवतरित होता है जब इतिहास जाने अनजाने अपनी आत्मा का संवीक्षण करता है और देख ले पाता है सामाजिक सत्ताओं के अंतर्विरोध जो प्रतिक्षण चेतना को वशीकृत करती है। वहीं से उठती है प्रेरणाओं की लहर और नवजागृत दिशाओं में बजने लगता है महाकाल का डमरू। नेपथ्य से डमरू की ध्वनि, डमट डमट डम डम, डमट डमट डम डम। धन्यवाद मित्रों, एक छोटा सा अंश अथर्वा का हमने आपके समक्ष रखा। समय हो गया है, बल्कि थोड़ा 5-6 मिनट ज़्यादा ही हो गया। कुल कार्यक्रम वक्तव्य और काव्य पाठ का 1.5 घंटे का था। 1 घंटे के वक्तव्य के बाद किन्हीं तकनीकी कारणों से व्यवधान आया और फिर यह एक छोटा सा अंश मैंने आपके समक्ष रखा आपके आस्वाद के लिए। आपने बहुत धैर्य से मेरे वक्तव्य को भी सुना और काव्य पाठ को भी। मैं इन बातों के लिए आप सबका, आप सभी मित्रों का अनुग्रहीत हूँ, कृतज्ञ हूँ, और विशेष तौर पर अर्पण कुमार जी का, जिन्होंने जनसुलभ का यह मंच उपलब्ध कराया और अथर्वा को लेकर मैं आपके सामने रूबरू हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद।